बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई नंबर 7 जंतुओं में जनन के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बहुविभाजन द्वारा, उपरोक्त सभी। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया मुकुलन द्वारा होती है। मूल हाइड्रा से एक छोटा सा उभार निकल आता है, उस उभार को मुकुल कहते हैं। कुछ दिन बाद मुकुल नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन जाते हैं। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया को मुकुलन द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में होता है। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में प्रजनन होता है। प्रजनन के द्वारा वो नई संतान को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है। संलयन यानी मिलना। तो शुक्राणु नर जननांग से उत्पन्न होते हैं और अंडाणु मादा जननांग से उत्पन्न होते हैं, और ये दोनों मिलते हैं कहाँ जा करके? मादा के अंडवाहिनी में। तो सही उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी में। निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु हैं। बच्चों, द्विलिंगी जंतु का मतलब होता है एक ही जंतु में नर और मादा दोनों जननांग हैं, तो उस जंतु को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेढक नर और मादा अलग अलग होता है। मछली भी नर और मादा अलग अलग होती है। बकरी भी नर और मादा अलग अलग होती है। आपने बकरी और बकरा शब्द सुना होगा। तो बकरी फीमेल है और बकरा मेल है। लेकिन केचुए में मेल और फीमेल जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, इसलिए केचुआ द्विलिंगी जंतु है। अंडयुज जंतु है। अंडयुज का अर्थ होता है अंडे देने वाला। तो अब यहाँ देखिए, मुर्गी, मेढक, मछली, उपरोक्त सभी। बच्चों, इन सभी के अंडे ही होते हैं, तो ये सब अंडयुज जंतु हैं। यानी हम यहाँ पर उपरोक्त सभी लिखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। इसे भी आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगी जंतुओं में नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। जरायुज जंतु बच्चे देते हैं। दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। ये बच्चों पूरा चित्र नर जननांग दिखाया गया है। अब ये नर जननांग मनुष्य का है। अब यहाँ पर ये आपके में पहले से बना हुआ है, और ये है क्या? इसका नाम है शुक्राणु नलिका। ये क्या है? शिशन कहलाता है। और ये शरीर के बाहर अंडाकार होते हैं, इनको कहते हैं वृषण। शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं के अंदर होता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है, दिए गए मादा जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। तो चित्र में ये पूरा मादा जननांग दिखाया गया है। ये बच्चों स्त्रियों में या बालिकाओं में होता है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो संरचना दिख रही है, ये संरचना कहलाती है अंडवाहिनी। फिर यहाँ पर जो संरचना दिख रही है, ये भी और ये भी, इन दोनों को कहते हैं अंडाशय, और इसमें ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा जहाँ बच्चे का विकास होता है उसको कहते हैं गर्भाशय। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए जंतुओं को अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए।
अमीबा, मछली, मेढक, गाय, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, पक्षी, बकरी, केचुआ, मनुष्य। तो अलैंगिक जनन वाले जंतु इसमें से हम छांट लेंगे। अनैंगिक जनन वाले जंतु हैं अमीबा, हाइड्रा और प्लाज्मोडियम। इसमें किसी तरीके से जनन अंग नहीं होते हैं, यानी इन जंतुओं में जनन अंग नहीं होते हैं। किसी में एक जंतु से दो जंतुओं का निर्माण होता है, किसी में एक उभार निकलता है और फिर आगे चल करके वही नया जंतु बन जाता है। इस तरह से आपने पीछे उसमें देखा हुआ था प्रश्नों में। और यहाँ पर लैंगिक जनन वाले। अब अलैंगिक जनन के बाद जितने जंतु यहाँ बचे उन सबको हमने यहाँ लैंगिक जनन में लिखा हुआ है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 पर। प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। उसने बगीचे में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा, यह कौन सा पक्षी है? दादी ने बताया, ये मोर है। प्रिया ने देखा कि कुछ पक्षियों के पंख चमकीले और बड़े हैं तथा कुछ पक्षियों के पंख कम चमकीले तथा छोटे हैं। दूसरे दिन विद्यालय में उसने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते हैं तथा मादा कुछ छोटी और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा संरचना में अंतर होता है और उन्हें देखकर पहचाना जा सकता है, लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। इन जंतुओं में नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। अच्छा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। अब देखिए आगे, जिन जंतुओं में नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ, जोंक आदि। अब यहाँ पर दिया गया है का नंबर का प्रश्न। अपने आसपास ऐसे पाए जाने वाले दो पक्षियों या जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें लैंगिक दो रूपता होती है। बच्चों यहाँ पर लिखे गए पैराग्राफ में हमने देखा जो जंतु अलग अलग पहचाने जा सकते हैं और उसमें नर और मादा होती है उनको लैंगिक द्विरूपता वाले कहते हैं। तो पक्षियों में हमने यहाँ पर लिखा है मोर और मुर्गी। मोर में नर मोर, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, उसके पंख चमकीले थे, और मादा मोर में कैसे थे, उसके पंख छोटे थे और कम चमकीले थे। तो मोर में नर और मादा अलग अलग पाया जाता है। ऐसे मुर्गी में भी मुर्गी और मुर्गा, तो ये लैंगिक द्विरूपता को दर्शाते हैं। इसी तरीके से कहा था चाहे पक्षियों को लिखिए या जंतुओं को लिखिए, तो यहाँ हमने जंतुओं को भी लिख दिया है, कुत्ता और बिल्ली। इसमें हम लोग बच्चों हम लोग कहते हैं, उसमें से भी आपको समझ आएगा, कुत्ता नर है, कुतिया मादा है, ऐसे बिल्ली और बिलौटा आप लोगों ने घर में सुना होगा। तो ये ऐसे जंतु द्विरूपता वाले कहलाते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा अलग अलग होता है। फिर प्रश्न नंबर खा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन नंबर 1 है मोर राष्ट्रीय पक्षी है। कथन नंबर 2 है मोर पक्षी में नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, पहला तो सही है, आप लोगों ने भी बहुत पहले से ही जान रखा होगा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन दूसरा ये कह रहे हैं कि दोनों जनन अंग एक ही जंतु में होते हैं, ये नहीं है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन ही सही होगा। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, यानी कथन 2 जो इन्होंने लिखा है ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर आ है और बाकी सब गलत है। नंबर 7 पर सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। चमगादड़ एक अंडयुज है। अंडयुज का मतलब अंडे देने वाला। जो चमगादड़ बच्चे देता है तो बच्चे देने वालों को हम लोग जरायुज कहते हैं, यानी इन्होंने चमगादड़ को क्या लिखा हुआ है? अंडयुज, ये गलत है। फिर अंडाणु का निर्माण वृषण में होता है, ये भी गलत है। अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है।
अगला है नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। ये बिल्कुल सही है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी सही है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ये भी सही है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है नर और यहाँ पर मादा लिखा हुआ है। तो अब नर में क्या होता है? वृषण होता है। वृषण में इन्हीं को हम लोग नर युग्मक भी कहते हैं। और इन नर युग्मकों को में जो नर युग्मक है उनको हम शुक्राणु भी बोलते हैं। यानी वृषण के अंदर कौन होता है? शुक्राणु होते हैं। इसी तरीके से इधर मादा में आ जाइए। मादा में क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? मादा युग्मक होते हैं। मादा युग्मकों को हम लोग अंडाणु भी कहते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अंडाणु है और यहाँ शुक्राणु है। ये दोनों आकर के अंडवाहिनी में मिलते हैं और मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद फिर जो बनता है उसको हम युग्मनज कहते हैं। चाहे युग्मनज कहिए, चाहे अंग्रेजी में इसको जायगोट कहिए। युग्मनज के बाद फिर उसमें जब वृद्धि हो जाती है तो उसको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण के बाद जब एक शरीर का निर्माण होने लगता है तो वो नवजात शिशु होता है। स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित कीजिए। वृषण में क्या होता है? अभी आपने पीछे देखा था, शुक्राणु होते हैं। अंडाशय में अंडाणु होते हैं। व्हेल मछली बच्चे देती है तो इसको हम जरायुज से मिला देंगे। निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है तो हमसे युग्मनज से मिला देंगे। द्विलिंगी जंतु है केचुआ। इस तरह से इस प्रश्न को आपने हल कर लिया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक लिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। एक लिंगी जंतुओं के नाम बकरी, मछली, मेढक, गाय, भैंस, मनुष्य आदि। फिर है अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। मुर्गी, चिड़िया, छिपकली, मछली, मेढक आदि ये सब अंडे देते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए, जिसमें चमगादड़ बच्चे देता है, ब्लू व्हेल बच्चे देती है, मनुष्य बच्चे देता है, बकरी बच्चे देती है, गाय बच्चा देता है, गाय बच्चे देती है। ये सब बच्चे देने वाले जंतु हैं। उसके बाद आता है अलैंगिक जनन की 2 विधियां। तो अलैंगिक जनन आपने देखा था अमीबा में होता है। अमीबा वाली विधि को कहते हैं द्विखंडन। और हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है उसको मुकुलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11। दिए गए हाइड्रा के चित्र को उसके जनन की अवस्था को पहचान कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। बच्चों, ये हाइड्रा एक जंतु है और इसके ये स्पर्शक होते हैं। यहाँ नीचे जो आधारी भाग होता है, यहाँ से नन्हा सा एक उभार निकलता है। ये उभार आगे चल के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं मुकुल। मुकुल एकदम बढ़िया नया हाइड्रा जैसा अपना निर्माण कर लेता है और अब इस हाइड्रा से ये अलग हो जाएगा। यानी 1 से 2 जंतुओं 2 हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखना है, ये हाइड्रा का चित्र पूरा है। इसमें ये जरा सा उभार है। ये जब उभार बड़ा हो जाता है तो इसको हम मुकुल कहते हैं। फिर मुकुल आगे चल करके एक नया हाइड्रा बन जाता है और पुराने हाइड्रा से ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाइड्रा लिखा है, यहाँ पर मुकुल युक्त हाइड्रा लिखा है और फिर जनक हाइड्रा यानी जो पुराना वाला है ये है। उसके बाद ये जो है ये नया हाइड्रा है। तो जनक हाइड्रा व नया हाइड्रा।